नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और दमदार 10 में आपका स्वागत है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद अब यास तूफान ने आम और लीची जैसे फसलों का स्वाद फीका कर दिया है। यूपी के मलिहाबाद आम की फसल पर तूफान का तगड़ा इफेक्ट हुआ है। बिना मौसम बारिश ने लीची की फसलों को भी जबरदस्त चोट पहुंचाई है। जन्नत में उगने वाली स्ट्रॉबेरी भी बेस्वाद लगने लगी है। फलों की तबाही पर 5 राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्यों कड़वी हुई मुजफ्फरपुर की लीची? यूपी का लंगड़ा आम फीका कैसे हो गया? जन्नत की स्ट्रॉबेरी बेस्वाद कैसे हो गई? कोरोना, लॉकडाउन और फिर तूफान ने कैसे किया फलों की फसल को तबाह? दिखाएंगे 5 राज्यों में उसकी ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, दिल्ली से रियलिटी चेक। पहले कोरोना की महामारी, फिर लॉकडाउन का ताला, और जो रही सही कसर बाकी थी वो यास और ताउते तूफान के साइड इफेक्ट्स ने पूरी कर दी। गर्मी से राहत दिलाने वाले जो मौसमी फल अगले 2-3 हफ्तों में तैयार होने वाले थे, वो तूफान के बाद आए बेमौसम बारिश में बर्बाद हो गए। यूपी के अलग अलग जिलों में आई अंधड़ से भी आमों की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ। आम के बड़े बड़े बागीचों में तो आंधी से ज्यादा फसल समय से पहले से ही पेड़ों से अधकच्चे आम टपक पड़े। कोरोना और लॉकडाउन के चलते यूपी में मलिहाबाद आमों की फसल को लगातार दूसरे साल बड़ा नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया में मशहूर मलिहाबादी आमों को तूफान के बाद आई बारिश ने अच्छी खासी चोट पहुंचाई है। लखनऊ के मलिहाबाद में आम की बड़ी खेती करने वाले ये हैं पद्मश्री हाजी कलीमुल्लाह। लोग इन्हें मैंगो मैन के नाम से जानते हैं। 80 साल के हाजी कलीमुल्लाह कहते हैं कि इस साल आम के पेड़ों पर जितने फूल आए थे उतने आज तक कभी नहीं आए। लेकिन मलिहाबादी आम की फसल तैयार होती उससे पहले ही खराब मौसम और बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। आम की फसलों का इतना नुकसान हुआ जितना आज तक कभी नहीं हुआ। 15 साल काफ़ी कम हो गई। हमारे 80 साल की उम्र में इतनी बड़ी फसल कभी हमें देखने को नहीं मिली। जितना फूल आया था इतना ज़्यादा फूल हमारे 80 साल की उम्र में हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जिस रंग का नुकसान इस साल हुआ है, इस रंग का नुकसान भी कभी नहीं देखा। इस वक्त तक कीड़ा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बड़ी ये समझिए कि 100 में 90 आम तक ऐसे हैं जो कीड़े ने लगे हैं, नहीं गिरे हैं, लेकिन वो उन्हें कीड़े ने उसके छिलके को रस निकाल के उसको काला कर दिया। तो मार्केट में किसी हाल में वो आम बिकेगा ही नहीं, कोई पूछेगा नहीं। देश भर में सबसे ज्यादा आम की पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है। 2019 में देश का 17% आम का उत्पादन यहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में आम के बाग हैं। यहाँ उत्पादित करीब 40 करोड़ के आम हर साल विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं। हाजी कलीमुल्लाह के मलिहाबादी आम हिंदुस्तान के बाहर भी मशहूर हैं। कोरोना काल से पहले तक इनके आम बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 साल में एक्सपोर्ट भी करीब बंद है। जाहिर है कोरोना का असर तो एक्सपोर्ट में क्या हर हाल में है। जब हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं, हमारा जो कुछ आम यहाँ है मार्केट में जाएगा, सड़क पर आएगा। कोरोना की वजह से बाहर मुल्क हैं वो डिमांड भी कम कर दी उन्होंने कोरोना की। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, जाहिर है कम तो कर ही देंगे वो भी, क्योंकि जब उनका भी आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है तो आम तो मैदान में रखा है और मैदान में आदमी को आने की पाबंदी है, तो वो आम बिकेगा कैसे। आपने आम के फसल वाली ग्राउंड रिपोर्ट देखी, लेकिन गर्मियों में जिस लीची का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है, वो लीची इस बार पेड़ों पर कितनी तैयार हुई है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें हैं। देहरादून में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सबसे बड़े गार्डन में लीची के पेड़ फल से लदे हैं। देखकर लग रहा है कि जैसे बस कुछ ही दिन का इंतजार और है और हरे हरे ये लीची के फल लाल हो जाएंगे और फिर पूरी फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, वो क्या है देखिए। कोरोना की वजह से सभी सेक्टर्स में लगातार आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। सिर्फ व्यापारी ही नहीं, औद्योगिक प्रतिष्ठान ही नहीं, बल्कि खेती किसानी को इससे बड़ा नुकसान है।
हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अगर ख़ास तौर पे बात करूं तो आम और लीची के सीज़न में इसका बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं इस वक्त जिस बगीचे में मौजूद हूं, आप देखिए लीची की फसल अब धीरे धीरे तैयार हो रही है। लीची जब तैयार हो जाएगी अगले 10 से 15 दिनों में तो ये बाज़ार में पहुंचेगी। लेकिन इस बार हालात उतने बेहतर नहीं हैं जितने हर साल होते थे। इस पूरे बगीचे में अगर आपको दिखाऊं तो कई जगह ऐसे जो लीची के पेड़ हैं वो लगभग तैयार हो चुके हैं और लीची अगले 5 से 10 दिनों में बाज़ार में पहुंचेगी। लेकिन जो ठेकेदार हैं, जो क्योंकि जब ये लीची का पेड़ तैयार होता है पूरी तरह से तो इस बगीचे को ठेके पे लिया जाता है और उसके बाद ठेकेदार अपने जो मज़दूर हैं उनको लेकर यहाँ पर काम करते हैं। इन पेड़ों में दवाई डालने से लेकर इनमें पानी लगाना हो या फिर इनमें किसी तरह की दिक्कत हो, वो सारी चीज़ें करने का काम ठेकेदार का होता है और इसके लिए उनके आदमी यहाँ पर लगातार काम करते हैं। लेकिन अब ठेकेदारों का ये कहना है कि जो कोविड कर्फ्यू है उसमें सीमित समय है आपके पास अपने उत्पाद को बेचने का। 3 घंटे के भीतर आप आम और लीची की फसल को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो ग्राहक है वो दोपहर के बाद या फिर शाम के वक्त इस तरह का फलों को की ख़रीद करते हैं, आम और लीची की ख़रीद करते हैं। लेकिन सुबह के वक्त अगर आप आम और लीची की फसल को बाज़ार में बेचने की कोशिश करेंगे तो बहुत कम दाम इसके मिलते हैं। इसलिए उनको ये चिंता सता रही कि कोविड कर्फ्यू अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनको बड़ा नुकसान होगा। उनको जो मेहनत है उसकी लागत तक वसूल नहीं पाएंगे। मतलब लॉकडाउन न होता तो पेड़ों पर आई ये अच्छी फसल किसान और बागीचे के ठेकेदारों को सुकून देने वाली थी। हर साल हॉर्टिकल्चर के बगीचे के ठेके पर लेने वाले ये हैं मोहम्मद आमिर। आमिर कहते हैं सारी दिक्कत लॉकडाउन की है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते माल को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। अगर माल बाजार तक पहुंच भी गए तो पहले की तरह न तो कीमत मिलेगी न अच्छे खरीदार। अभी तो सर ये है, हमें इस चीज़ का डर है कि अगर लॉकडाउन ना खुला तो ये हम फिर बाहर नहीं पहुंचा पाएंगे, ना तो मंडी और ना हम क्या नाम कहीं और अदर स्टेट में। तो बस यही डर है, बस रिस्क तो लेना पड़ता है, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे। हमारा ये काम है तो इसलिए हमें करना पड़ता है। फसल तो पूरी होती है, हम इसमें काम भी कर लेते हैं आराम से, लेकिन जब हम फल लेके बाहर जाते हैं मंडी या और जगह तो वहाँ जाने में कठिनाई होती है बहुत ज़्यादा और हमें जो है यही परेशानी महसूस हो रही है। यानी पेड़ों पर आम और लीची की फसल तो अच्छी आई, बावजूद इसके लीची के उत्पादक किसान और उसके ठेकेदार की चिंता बढ़ गई। कोरोना काल में चिंता मुनाफे की नहीं बल्कि लागत निकलने की है। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये पूरे दो बगीचे अगर आप देखेंगे, जिस बगीचे में मैं हूँ इस बगीचे में 250 के करीब लीची के पेड़ हैं और 250 के करीब आम के पेड़ हैं, यानी एक बड़ा बगीचा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए इन पूरे बगीचों को मेंटेन करने के लिए लगातार जो लोग हैं उनकी टीमें भी यहाँ पर काम करती हैं। अलग अलग तरीके से किसान यहाँ पर काम करते हैं। और दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि अगर इस तरह कोविड का कर्फ्यू लगातार जारी रहा तो वो बड़ी चुनौती इनके लिए बनेगा, क्योंकि समय पर अपना उत्पाद नहीं बेच पाएंगे, जिस दाम में बेचना चाहते हैं वो दाम नहीं मिल पाएगा और लागत इतनी लग चुकी है कि अब अगर इनकी पैदावार से इनको बेहतर पैसे नहीं मिलते हैं, अच्छा दाम नहीं मिलता है तो नुकसान ज़्यादा होगा। अगर आप सामने देखेंगे तो इस तरह के इनके टेंट्स होते हैं जिनमें इनकी पूरी टीम रहती है, करीब 20-25 लोग होते हैं जो बारी बारी से ड्यूटी करते हैं। ये सारा खर्च होता है तब जाके कहीं बाज़ार में आपके लिए इस तरह के जो सीजनल फ्रूट्स हैं, आम और लीची हैं, ये पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर इनकी चिंता यही है कि मौसम साथ दे, क्योंकि ओलावृष्टि होगी तो फसल ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर कोविड कर्फ्यू इसी तरह चलता रहा, कोविड के मामले बढ़ते रहे तो इनका जो बाज़ार है वो फिर से टूट जाएगा और पिछले साल की तरह इस बार भी इनको बड़ा नुकसान होगा। बनारस का लंगड़ा आम पूरे देश में मशहूर है। लंगड़ा आम न सिर्फ अपनी मिठास बल्कि स्वाद के लिए भी हर आम में अव्वल माना जाता है। आम सीजन में बनारस के लंगड़ा आम यूरोप में एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार बनारस से लंगड़ा आम की पैदावार अच्छी हुई, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी किसानों की चिंता ये है कि लॉकडाउन में विदेश तो दूर, देश के बाजारों तक भी आम सही वक्त पर पहुंच जाए तो गनीमत है। बिक्री आदमी रोड पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, माल बाहर जा नहीं रहा है तो बिक्री होगी कहाँ से? हम लोग सामान नुकसान हो जाएगा पूरा आम। फल दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा फल था, लेकिन समस्या है कि अब इसमें गिरा भी है। उसके अलावा जो है कि देख रहे हैं कि यहाँ के सरकार का जो ये कोविड-19 का वो चल रहा है, इसमें लोग निकल नहीं रहे हैं। हाँ, इससे और दिक्कत हो रही है, बिक्री पे भी दिक्कत तो होबे करेगा। अब सट्टी जे ले जाएंगे तो उसका रेट भी नहीं मिल पाएगा लोगों को।
हैं। अब दिक्कत तो ही है, जो रेट लगाएगा इतना लगा कर इतना रेटवा होगा तो उसमें कैसे हो पाएगा। लॉकडाउन में आम की फसलों का पूरा चेन कैसे चल रहा है वो समझिए। आम की फसल अपने वक्त पर तैयार हो रही है, लेकिन लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टिंग का ज्यादा साधन नहीं मिल रहा। ट्रांसपोर्टेशन में भी किसानों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। लॉकडाउन के चलते मार्केट में फलों की डिमांड सीमित है। इसके चलते मार्केट में बड़े आड़ाती भी एक साथ ज्यादा माल नहीं खरीद रहे। इससे किसानों को भी पहले की तरह फसलों की ज्यादा कीमत नहीं मिल पा रही। फल उपजाने वाले किसानों के सामने दिक्कत ये होती है कि वो अनाज की फसलों की तरह फलों को ज्यादा दिन तक स्टॉक नहीं रख सकते। पेड़ पर फल तैयार होते ही उन्हें तोड़कर जल्द से जल्द मार्केट पहुंचाने की बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अगर फल की फसल वक्त पर बाजार नहीं पहुंची तो वो किसी काम की नहीं रह जाती। कुछ ऐसा ही कश्मीर के स्ट्रॉबेरी के किसानों के साथ हो रहा है। इस साल स्ट्रॉबेरी की उपज तो बम्पर हुई, लेकिन लॉकडाउन आड़े आ रहा है। किसानों के सामने बड़ी दिक्कत कोल्ड स्टोरेज की कमी भी है। श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर गुसु गांव स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के स्ट्रॉबेरी दुनिया में स्ट्रॉबेरी की सबसे बेहतर क्वालिटी में से एक मानी जाती है, लेकिन इसकी अगर वक्त पर पैकिंग करके कोल्ड स्टोरेज तक इसे नहीं पहुँचाया गया तो ये कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं। मुश्किलें सर ऐसे आई है कि लोग सड़कों पे नहीं निकल सकते हैं। इसकी वजह से कोविड की वजह से घरों में बैठ गए लोग और हमारे पास खरीदार पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए हमें ये नुकसान उठाना पड़ा। माल ज़्यादा बाहर नहीं जा सका और रेट भी नहीं आ सकती है। सारा माल यही पड़ा हुआ है, बाहर भी नहीं जा सकते कोविड की वजह से। गवर्नमेंट भी इसमें कोई हेल्प नहीं करते हैं। जैसे सेबों के लिए स्टोर होता है ऐसे, हाँ कोल्ड स्टोर ऐसे ही स्ट्रॉबेरी के लिए होना चाहिए गवर्नमेंट थ्रू। स्ट्रॉबेरी का आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ स्ट्रॉबेरी उगाई जाती है और एक ऐसा फल है ये जो कि सिर्फ 10 से 15 दिन जो है इसका पूरा हार्वेस्टिंग या जो फसल काटने का वक्त है वो होता है। और पिछले साल भी कोविड ने इनकी बहुत तबाही हुई थी इस बिज़नेस की, और इस साल भी जो है जो स्थिति है कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पिछले लॉकडाउन के बाद इस साल उम्मीद थी जो किसान हैं कि इस साल शायद वो कुछ काम कर पाएँ, शायद जितनी लागत है कम से कम उतना पैसा वसूल पाएँ मार्केट से, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। पूरे साल में स्ट्रॉबेरी की खेती सिर्फ एक बार होती है। फसल तैयार होते ही पूरी फसल को 10-12 दिन के भीतर खेतों से हटाना होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फसल खेतों में पड़े ही बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी लॉकडाउन के चलते कश्मीर में स्ट्रॉबेरी के किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ। इस बार भी किसानों को नुकसान का डर सता रहा है। इस साल भी लॉकडाउन की वजह से जो इनका माल है ज़्यादातर जो है मंडियों तक नहीं पहुंच पाया, कीमतें भी कम हुई हैं और नुकसान जो है काफ़ी हुआ है। उसके साथ साथ ये ऐसा फल है जो कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। दूसरी जो इनकी परेशानी वो ये है कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है। अगर आप साउथ कश्मीर सेब के व्यापार की बात करें, उनको काफ़ी कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है, लेकिन इनके पास नहीं है और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है। हालांकि ये स्ट्रॉबेरी जो है बहुत विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो मज़ा जायका है वो बाकी जो दुनिया में स्ट्रॉबेरी उगाई जाती है उससे काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेहतर है। लेकिन वही बात हो गई कि कोविड की वजह से एकदम कमर टूट चुकी है इस व्यवसाय की भी, और इनका भी जो है उम्मीद सरकार से लगाई हुई है कि क्या इनके लिए कुछ भी सरकार कर सकती है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी का हाफुस आम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन तूफानी तबाही में हाफुस आम की फसल का जो हाल हुआ वो आपके सामने है। बारिश और तेज आंधी की वजह से हाफुस आम समय से पहले ही पेड़ से गिर गए। किसानों के लिए मुश्किल ये है कि आम की ये फसल अभी पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुई है, लिहाजा अब न तो इन कच्चे आमों की बाजार में पूरी कीमत मिलेगी और न ही इसके ज्यादा खरीदार मिलेंगे। तूफान और कोरोना लॉकडाउन का असर मंडियों पर कितना हो रहा है अब वो देखिए। ये दिल्ली की गाजीपुर फल मंडी है। लॉकडाउन के बीच मंडी में फलों की आमद और उसकी बिक्री कितनी प्रभावित हुई है, ये मंडी के चेयरमैन से सुनिए। जैसे कल बिहार में बहुत तूफान आया है, बारिश आया है, जिससे लीची की फसलें प्रभावित हुई है, तो उससे क्या होगा कि आमदनी कम आएगी तो रेटों में उछाल आएगा और महंगाई बढ़ेगी। उसी तरह आम का भी है, आम का सीज़न है, तूफान जिस हिसाब से आया है, कच्चे आम गिर गए होंगे तो आमदनी कम हो जाएगी
उसमें भी जब आमदनी कम होती है तो रेटों में उछाल आती है, महंगाई बढ़ेगी। ताउते और यास तूफान की तबाही का असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, लेकिन अब इसका एक और असर फल मंडी पर देखने को मिलेगा। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस तूफान के चलते कई जगहों पर जो सीजनल फल हैं उनकी फसलों को नुकसान हुआ है, जिसके चलते अब उन फलों का जो बाज़ार है वो प्रभावित होगा। जो तरबूज और खरबूज है उसकी सप्लाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिस तरह से उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है उसी तरह से उसकी सप्लाई भी हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में आम और लीची की सप्लाई में ज़रूर कमी आएगी, जिसका असर बाज़ार पर साफ देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसर जनेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। यास तूफान से हुई त्रासदी का जायजा लेने आज पीएम मोदी बंगाल में थे, लेकिन यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये की वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। बंगाल और ओडिशा में यास तूफान से हुई त्रासदी का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने रिव्यू मीटिंग बुलाई। तस्वीरें उसी रिव्यू मीटिंग की हैं। पीएम मोदी के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन सीएम ममता बनर्जी की कुर्सी खाली है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी इस बैठक में आधे घंटे देर से पहुंची, यानी ममता बनर्जी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री को आधा घंटा इंतजार कराया। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि बैठक में तूफान से जुड़ी रिपोर्ट सौंपकर ममता बनर्जी मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। ममता बनर्जी के इस रवैये पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान यास के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ मजबूती से खड़े हैं, ऐसे में ममता बनर्जी को भी लोगों के कल्याण के लिए अपना अहंकार अलग रखना चाहिए। पीएम की बैठक से उनकी अनुपस्थिति संवैधानिक लोकाचार और सहकारी संघवाद की संस्कृति की हत्या है। नरेंद्र मोदी सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को बहुत पवित्र मानते हैं। लोगों को राहत देने के लिए पार्टी की परवाह किए बिना सभी मुख्यमंत्रियों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी की ऐसी सियासत एक बार फिर बंगाल के लोगों को परेशान करने लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ममता बनर्जी पर वार किया। ट्वीट के जरिए राजनाथ सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल का घटनाक्रम स्तब्ध करने वाला है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं, संस्था हैं। दोनों जनसेवा का संकल्प और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर दायित्व ग्रहण करते हैं। आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का यह दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को आहत करने वाला है। ममता बनर्जी के इस तेवर पर सीपीएम की ओर से भी बड़ा बयान आया। देखिए, क्या सच है नहीं है मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि दोनों की ईगो की क्लैश में, दोनों की घमंड की क्लैश में बंगाल की जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। जाहिर है पीएम के प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर ममता बनर्जी विवाद में आ गई हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी ने ट्विटर के जरिए सफाई दी। हिंगलगंज और सागर में समीक्षा बैठक के बाद मैं प्रधानमंत्री से कलाईकुंडा में मिली और तूफान के बाद पश्चिम बंगाल की स्थिति से उन्हें अवगत करवाया। आपदा रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई है। इसके बाद मैं अब दीघा में राहत काम की समीक्षा करने के लिए आगे बढ़ी हूँ। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में सवाल ये है, क्या ये हालिया चुनावों का गुस्सा है जो ममता बनर्जी के सिर से अभी तक नहीं उतरा? कोलकाता से तापस सिंह गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। यास तूफान का आफ्टर इफेक्ट पटना में ग्राउंड पर दिखा। पटना में 20 घंटे हुई लगातार बारिश के चलते सड़कों से लेकर बाजार और अस्पताल तक में पानी घुस गया। महामारी के बीच पटना वालों के लिए अब जल जमाव मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अस्पताल के बाहर पानी, सड़क पर जहां देखिए वहां पानी ही पानी। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। कोरोना महामारी के बीच यास तूफान का इफेक्ट पटना वालों के लिए मुसीबत लेकर बन गया। यास की आहट ने पटना को पानी पानी कर दिया है। जी हां, पटना के अलग अलग इलाकों में इस वक्त जल जमाव की तस्वीर साफ देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के दिल में, या यूं कहें कि पटना के केंद्र में ये गांधी मैदान का इलाका है। और आप देखिए गाड़ियों के साइलेंसर डूब गए हैं। ये पटना का गांधी मैदान इलाका
और किस तरीके से जल जमाव बढ़ा है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कि ये पूरे इलाके में पानी भर गया है। ये गांधी मैदान के पास का इलाका है, काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका है। कई यहाँ 5 स्टार होटल हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है। पटना का गांधी मैदान जिसमें तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, रैलीज होती हैं। और देखिए किस तरीके से पानी इस पूरे इलाके में भरा हुआ है। तस्वीर अपने आप में बताने को काफ़ी है कि इस वक्त पटना में एक दिन की बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति कैसी है। पटना में नाला रोड का इलाका हो, पत्थर की मस्जिद का इलाका हो, पटना साहिब का इलाका हो, गांधी मैदान का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है और लोगों के संघर्ष की तस्वीर सामने आ रही है। मेन होल्स खुले हुए हैं, आप देखिए चैम्बर्स खुले हुए हैं, लेकिन तब भी पानी निकल नहीं पा रहा। और सबसे आश्चर्य की बात कि उन्होंने कोई ना यहाँ इंडिकेशन दिया है, ना यहाँ कोई रेड मार्क है। चैम्बर खुला हुआ ऐसे ही छूटा हुआ है, कोई गलती से आया और पता चला चैम्बर में चला गया। चैम्बर लबालब भरा हुआ, पानी निकल नहीं पा रहा है, जो बताता है कि इस वक्त ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से इस इलाके में फेल है और लोग इस बारिश में संघर्ष करते आपको दिखेंगे। तो जल जमाव की ये तस्वीर पटना की आपको हम पटना के गांधी मैदान के पास की दिखा रहे हैं, जहां पर लबालब पानी। ये पटना के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल NMCH की तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश के चलते अस्पताल का कैंपस पानी से भर गया। इसे कहते हैं कोरोना और यास की दोहरी मार। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है NMCH में, जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। झमाझम बारिश पटना में कल से हो रही है और देखिए इस डेडिकेटेड हॉस्पिटल में ये हैं वो कोरोना वॉरियर जो काम कर रहे हैं लगातार। कोरोना मरीजों तक खाना पहुंचाना इनका काम है और देखिए किस तरीके से इस बारिश में भीग भीग कर ये लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। बारिश में मुश्किल हो रही है बहुत सर, हाँ बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन सब मरीजों को खाना देना भी जरूरी है। जी सर, जी सर, मुश्किल है, सबको खाना देना भी जरूरी है। हाँ जरूरी है सर। तो ये बारिश कल से लगातार हो रही है, लगातार सर, छूटा ही नहीं है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं बारिश में। फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। भले ही इनकी आवाज़ आपको साफ सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन अपने विजय सत्येंद्र को कहेंगे, सत्येंद्र को दिखाएंगे, देखिए खाना में लोग केला, दूध, ब्रेड, अंडा सब कुछ लेकर जा रहे हैं। और किस तरीके से ये लगातार, ये वो कोरोना वॉरियर है जो इस यास तूफान में लगातार काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी आप तस्वीर देखिए। ये लोग लगातार खाने का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं। तस्वीर इनकी बताती है कि ये जो वक्त है ये संघर्ष का वक्त है। एक तो यास और दूसरे कोरोना की मार, और इन दोनों से जूझना है, इनसे संघर्ष करना है। ये पटना के पत्थर की मस्जिद का इलाका है। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। लोग बारिश के पानी में ही डूबकर कामकाज के लिए निकल रहे हैं। पटना में 2 दिनों से लगातार बारिश और नतीजा ये कि देखिए कैसे लोग अब इस जल जमाव से कर रहे हैं संघर्ष। जी हाँ, पटना और पटना साहिब के बीच ये पत्थर की मस्जिद का इलाका है और देखिए यहाँ पानी किस तरीके से पूरे इलाके में भर गया है। लबालब पानी है। ड्यूटी पे जा रहे हैं सर? जी हाँ। कितना पानी है? ठेवना से ऊपर है, जांग पर पानी लगा हुआ। 2 दिन के बारिश में इतना पानी हुआ है? बताइए, ये 5% का करामात है। देखिए 2 दिन के ये हाल है, अब यहाँ वर्ष से क्या हाल होगा रोड का। अभी तो देखिए किस तरीके से लबालब पानी और लोग भीग भीग कर जा रहे हैं। काम पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऐसे ही भीग कर क्या कीजिएगा लोग ऑफिस जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि लबालब पानी है और लोग वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ, कितना बारिश हुआ है? कितना पानी तो ये बताइए। बहुत ज़्यादा हुआ है सर। हाँ। बहुत ज़्यादा, पूरा पानी जम गया है। बहुत। हम ऑफिस के लिए खड़े हैं, पानी रुके तब न जाएं। अच्छा, ऑफिस के लिए भाई खड़े हैं कि पानी रुके तब जाएं। बारिश रुकने वाली है नहीं, 2 दिनों तक ये बारिश चलती रहेगी। और कितनी पानी, कहाँ जा रही है? गांधी मैदान जा रहे हैं। गांधी मैदान जा रहे हैं, बहुत पानी जमा हुआ है। हाँ, बहुत। जलभराव के बीच अब पटना के कंकड़बाग की तस्वीर देखिए। कंकड़बाग इलाके में जयप्रभा अस्पताल के अंदर पानी घुस गया। इस अस्पताल में कोरोना की जांच से लेकर वैक्सीनेशन तक का काम हो रहा है, जो जलभराव के चलते ठप है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयप्रभा। जी हाँ, ये पटना के कंकड़बाग कॉलोनी में जयप्रभा अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर टीकाकरण भी होता था। फिलहाल यहाँ पर कोरोना की जांच भी हो रही है, लेकिन तस्वीरें खुद में परेशान करती है। यास की एक दस्तक ने देखिए इस अस्पताल की स्थिति क्या कर दी है। लबालब पानी है हर जगह।
आपको हम अंदर लिए चलते हैं अस्पताल में, और लोग कैसे इस अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं पानी निकालने के लिए, वो भी हम दिखाते हैं। ये अस्पताल के अंदर की तस्वीर है पटना में, आप देखिए, और किस तरीके से रात भर की बारिश के बाद ये अस्पताल लबालब हो गया है। देखिए ये तो पूरा पानी आ, जैसे ही काम करना होगा। हाँ, जैसे ही काम करना होगा। परेशानी होगी? परेशानी तो होगी ही। तो मरीज आते हैं अस्पताल में? हाँ, आते हैं। तो अच्छा फ्लो है मरीज? अच्छा है। हाँ, टेस्टिंग भी होता है, ओपीडी भी होता है। अच्छा, टेस्टिंग भी होता है कोरोना का यहाँ पर, और ओपीडी जांच भी होता है। अब देखिए सर हमारे आए हैं बेचारे ड्यूटी करने के लिए, अब पानी भरा हुआ है पूरे अस्पताल में, अब इसी दिन भर इसी तरीके से भरे हुए पानी के बीच करनी होगी ड्यूटी। पटना के अस्पताल की तस्वीर जहां पानी लबालब। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। ब्लैक फंगस बढ़ रहा है, कोरोना के केस कम हो रहे हैं। दिल्ली में तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन क्या वाकई भारतवासी लॉकडाउन चाहते हैं या अनलॉक, या फिर देश के लोगों के अंदर कोरोना लॉकडाउन को लेकर कोई और भी मत है? यह जानने के लिए न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने ऑन ग्राउंड लोगों से बात की और समझने की हमने कोशिश की कि आखिर क्या है लॉकडाउन पर इंडिया का ओपिनियन। काम धंधे बंद, सड़कों पर निकलना बंद, मॉल बाजार बंद। कोरोना से देश को बचाने के लिए लगाए गए अलग अलग किस्म के लॉकडाउन से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कहीं अनुशासन कर्फ्यू कहा गया, तो कहीं मिनी लॉकडाउन, तो कहीं ब्रेक द चेन। नाम भले ही अलग अलग थे, लेकिन टारगेट एक ही था, लोगों को घरों के अंदर रखना और संक्रमण की रफ्तार को थामना। अब जब कोरोना का इन्फेक्शन रेट कम होने लगा है, तो एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हो गया है, इंडिया क्या चाहता है, अनलॉक या लॉकडाउन? भोपाल में जब न्यूज नेशन की टीम ने लोगों से लॉकडाउन को लेकर बात की, तो मोटे तौर पर दो बातें सामने आई। पहली ये कि कोरोना से बचना जरूरी है, तो लॉकडाउन का कोई स्वरूप जारी रखा जाए, भले ही वो नाइट कर्फ्यू हो या फिर वीकेंड कर्फ्यू। सर परेशान तो सभी लोग हैं, खुलना चाहिए लेकिन एक अलग अलग पार्ट में, एकदम पब्लिक नहीं मानेगी, पब्लिक टूटेगी, है ना। जो भी चीज़ जैसे आधी मार्केट इस तरफ खोल लें, आधी इस तरफ खोल लें, सरकार को कड़क होना पड़ेगा। जैसे पहले ढील दिया था, ढील का नतीजा है, इनको बिल्कुल ढील देना चाहिए, चाहे वो कोई भी ग्राहक हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो। अब मेरे ख्याल से खोल देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, लोगों की सेविंग्स भी खत्म हो रही है, इंसान कितना क्या करेगा। लोग कुछ हद तक पाबंदी चाहते हैं ताकि दोबारा कोरोना ना तेजी से बढ़े, लेकिन जिन व्यापारियों को लगातार 2 साल तक लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, उनकी दुविधा भी बढ़ी। कोरोना का खतरा ये व्यापारी भी समझते हैं, लेकिन काम धंधा, रोजी रोटी की जरूरतें भी बयां करते हैं। तो सर ये देना चाहिए, वैसे ढील तो देना चाहिए, क्योंकि अब ना बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है, लोगों के घर में खाने तक के लिए अब नहीं है कुछ भी। जितना था कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने मदद करी उन लोगों ने मदद कर दी है, मगर जिन लोग मदद कर रहे हैं अब उनके पास भी नहीं है, क्योंकि अब कर्फ्यू को खोलना चाहिए और बहुत हालात बेकार हो चुके हैं। देखिए कोरोना कर्फ्यू काफ़ी टाइम से चल रहा है और इसमें पब्लिक अब काफ़ी परेशान हो रही है। छोटे जो व्यवसायी हैं, कपड़े वाले होते हैं, मिठाई वाले हैं, इस तरीके के कई व्यापार ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत है, उसको अब खोल देना चाहिए। अब दिल्ली, राजधानी दिल्ली को तकरीबन 10 दिन पहले ही कोरोना के एक्यूट रेट से मुक्ति मिली। यही वजह है कि दिल्ली सरकार के अनलॉक के प्रपोजल के साथ ही साथ दिल्ली वाले पाबंदियों के हक में बोल रहे हैं। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से अब सन्नाटा छट सकता है। सीपी समेत तमाम बाजार क्रमबद्ध तरीके से खुल सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल तो डीडीएमए की बैठक के जरिए मंथन अनलॉक की प्रक्रिया का कर ही रहे हैं। साथ ही व्यापारी और बाजार संगठन के 150 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा है कि 1 जून से कम जो बाजार बंद हैं उनके शटर खुल जाने चाहिए। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली अनलॉक के लिए तैयार है? दिल्ली में भी एक वर्ग ने बाजारों के खुलने का समर्थन किया। दलीलें अलग थी। ये भी कहा गया कि रोजगार बंद हुआ तो क्राइम बढ़ जाएगा। खुलना चाहिए, कम से कम खुलना चाहिए, बहुत जरूरी है रोजगार। और क्या कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, किसी के पास धंधा पानी नहीं है, सबने नौकरी से हटा दिया है। क्या करेगा आदमी? या तो गाँव जाएगा या चोरी करेगा। बाजार अब खुल जाने चाहिए, कोरोना तो अब कम होने लग गया। कोरोना कम हो गया, लेकिन बाजार खुलना चाहिए। बाजार के लिए थोड़ा व्यापार बढ़ेगा, व्यापार चलेगा एक दूसरे का, तभी काम चलेगा ना। अनलॉक की जो है ना, जो मतलब इसका जो उस जोन वाइज होना चाहिए, जहाँ पे केस कम है उस तरीके से, और सबका डेटा एनालिसिस करने के बाद होना चाहिए। अब ये नहीं खोल दिया
उससे क्या होगा, जो पीछे डेढ़ खुलना चाहिए, लेकिन धीरे 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 और ऑर्गेनाइज्ड वे से, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, मिसमैनेजमेंट की आ रही है। इसमें दो राय नहीं कि अनलॉक की प्रक्रिया बेहद नाजुक है। अभी अभी मौत के समंदर से उभरी है दिल्ली। दिल्ली में भी दूसरे शहरों की तरह बड़ा सवाल मजदूरों और व्यापारियों का ही है। दिल्ली सरकार ने आज 31 मई से दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दिल्ली के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से बातचीत करने के बाद ये मानना है कि इस अनलॉक प्रक्रिया में दिल्ली के बाजारों को भी खोला जाना चाहिए था, क्योंकि जिन प्रवासी मजदूरों की बात श्री केजरीवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह बताना भी जरूरी होगा कि दिल्ली में लगभग 15 लाख व्यापारी 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो मूल रूप से प्रवासी लोग हैं। तो ऐसे प्रवासी लोगों की रोजी रोटी के विषय में भी चिंता करने की जरूरत थी। मुंबई, दिल्ली की तरह महाराष्ट्र और मुंबई भी पहले कोरोना से सिसके और अब कहीं जाकर राहत की कुछ सांसें मयस्सर हो रही हैं। मुंबई वालों ने भी ऑक्सीजन से लेकर अस्पताल में बेड के लिए जद्दोजहद की है, इसलिए कोरोना की गंभीरता उनको अब काफी हद तक समझ आ रही है। लॉकडाउन नहीं खुलेगा, लोग परेशान ही हो जाएंगे, लोगों की रोजगार बंद हो जाएगा। और कुछ लोग गड्ढा खोदते हैं तभी पानी पीते हैं, उनको भाई काम धंधा नहीं मिलेगा। फिर भी काम धंधा जब आदमी रहेंगे तभी काम धंधा मिलेगा सर ना। आपके हिसाब से अब लॉकडाउन को खोल देना चाहिए? खुलना मांगता है, थोड़ा राहत तो होना मांगता है। राहत रहेगा तभी आदमी थोड़ा आवागमन चलेगा ना। अभी तो लॉकडाउन खोल देना चाहिए मेरे हिसाब से, जो बेरोजगारी आ रही है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लोगों के अंदर कामकाज को लेकर भी फिक्र है, लेकिन डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर पिछली बार की तरह इस बार भी अनलॉक के साथ लापरवाही की तस्वीरें सामने आई तो कोरोना की तीसरी वेव का खतरा दूसरी वेव जैसा ही साबित हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद अब जो अनलॉकडाउन है ये एक तरह से प्लान्ड होना चाहिए, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, पूरी तरह से ओपन अनलॉकडाउन नहीं है जैसे पिछली बार स्टेज वाइज हुआ था, इस बार भी हो। लेकिन अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो भीड़ वाले पॉइंट्स हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, मंदिर हो या कहीं और, उन सिनेमा घर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पिछली बार खोल दिया, गलती हुई। तो ये सब चीज़ें अभी रोकनी चाहिए, ये तब खोली जानी चाहिए जब हम ये फील करने लगें कि मुंबई या महाराष्ट्र पूरी तरह से सिक्योर है। कुछ शहरों में लॉकडाउन पर लोगों के ओपिनियन में इतना जरूर साबित हुआ कि भले ही रेट कम हो गया हो, लेकिन कोरोना का डर लोगों के अंदर से गया नहीं है। रोजी रोटी के लिए काम धंधे चलाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही पाबंदियों की हिमायत भी है, ताकि एक बार फिर कोरोना को इंसानी हिम्मत को तोड़ने का मौका मिल न सके। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना के नए केस के बाद अब सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। आज दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। अनलॉक के पहले चरण में आखिर किसको छूट मिलेगी, दिल्ली में क्या क्या खुल जाएगा, आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 20 अप्रैल से जारी लॉकडाउन के बाद अब सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली को सीधे पूरी तरह से अनलॉक करने की बजाय फेज वाइज अनलॉक किया जाएगा। पहले फेज में 2 गतिविधियों को छूट दी जाएगी, कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री को खोला जाएगा। अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है। इस पे जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो अभी जब ऑर्डर आएगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या एहतियात वहाँ पे बरतनी है। सोमवार से पहले फेज में दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है। इनमें कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री को खोला जाएगा। जाहिर है पहले फेज में बाजार नहीं खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल की माने तो हफ्ते दर हफ्ते जनता और एक्सपर्ट के सुझाव पर बाकी गतिविधियों को भी लॉकडाउन से बाहर किया जाएगा। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज़ खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। दिल्ली में पिछले 20 अप्रैल से जारी लॉकडाउन को 5वीं बार 31 मई तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब 24 घंटे में कोरोना के नए केस 1100 के करीब हैं और संक्रमण दर घटकर 1.5% हो गई है। तो अनलॉक भी जरूरी है, जिससे लोगों की रोजी रोटी का संकट धीरे धीरे खत्म हो। टीम न्यूज़ नेशन।
वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल में कोरोना को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ऐसी बच्ची पैदा हुई जो जन्म से कोरोना पॉजिटिव है, जबकि बच्ची की मां में कोरोना का संक्रमण नहीं है। जाहिर यह खबर डॉक्टरों के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं है। पीपीई किट पहने हेल्थ वर्कर की गोद में दिख रहे इस नवजात बच्चे की चर्चा पूरे देश में हो रही है। तस्वीरें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल की हैं। 3 दिन की बच्ची जन्म के साथ ही कोरोना पॉजिटिव है। हैरानी इस बात की है कि बच्ची की मां में कोरोना का संक्रमण नहीं है। इसी महीने की 25 तारीख को पैदा हुई इस बच्ची का जब RT-PCR टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट आने के बाद पूरे अस्पताल में खलबली मच गई। रिपोर्ट पॉजिटिव थी और नवजात का CT स्कोर 34 पाया गया। स्वस्थ मां के गर्भ से कोरोना पॉजिटिव बच्ची के जन्म को लेकर डॉक्टर भी अचरज में रह गए। माँ एसिम्टोमेटिक हो सकती है, वो कैरियर हो सकती है, एसिम्टोमेटिकली वो सफ़र कर रही हो सकती है, ये सारी बातें हो सकती हैं। बच्चे अगर पॉजिटिव है, अब वो जो टेस्ट की बात आई कि नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बारे में मैंने पहले से बताया कि टेक्निकल एरर्स हैं उसमें, हो सकती हैं कि भाई हम उसका रीटेस्टिंग कर लें और उसके बाद हम इसमें जजमेंट दें। दूसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए वो भी है तो हम एंटीबॉडी टेस्ट करके देखें, तो उससे ये हमें अंदाज़ लग जाएगा कि मदर जो है या तो वो उसको पहले हुआ है या वो सफ़र कर रही है। BHU के एक और सीनियर डॉक्टर ओम शंकर कहते हैं कि मां के पॉजिटिव हुए बिना बच्चे का पॉजिटिव होना संभव नहीं। अब इस केस में जैसे हम मान लिया जाए मदर कुछ दिन पहले कोविड पॉजिटिव थी और अगर उनको कोविड पॉजिटिव रही और अगर बच्चा उसके बाद होता है, जैसे मान लिया डिलीवरी होने से 10 दिन पहले उनको कोविड हो गया, तो उसके बाद अभी जो है कोविड टेस्ट कराने से हो सकता है कि वो निगेटिव हो, लेकिन वो जब बच्चा पेट में था तभी माँ से इन्फेक्शन ले लिया है और वो चूँकि बच्चा माँ के बाद इन्फेक्शन लिया है तो बच्चे में जो इन्फेक्शन है अभी परसिस्ट कर रहा है और माँ का इन्फेक्शन ठीक हो गया। और इसमें ज़्यादातर जो है सीरियस नहीं होता है, अगर सही से इलाज किया जाए तो बच्चा के स्वस्थ हो जाने की पूरी संभावना है। BHU में 19 मई को भी एक मामला सामने आया था, लेकिन इसमें कोरोना पॉजिटिव मां से कोरोना संक्रमित बच्चा पैदा हुआ था। हालांकि इस बार जो मामला सामने आया है वो डॉक्टरों के लिए एक पहेली से कम नहीं। BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में मां कोरोना नेगेटिव और बच्चा पॉजिटिव पैदा होने के बाद एक सवाल खड़ा हो गया है। डॉक्टर इसे अजीब सी घटना मान रहे हैं। हालांकि BHU के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि फिर से एक बार RT-PCR जांच कराई जा रही है, क्योंकि RT-PCR की जो जांच है वो 70% ही एफिशिएंसी माना जाता है। तो ऐसे में वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं से जांच में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इस बच्चे को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और टेस्टिंग फिर से की जा रही है, माँ की भी और बच्चे की भी। हालांकि अच्छी बात यह है कि माँ और बच्चे दोनों ही इसमें स्वस्थ हैं और दोनों को ही आइसोलेशन में रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीनेशन है जरूरी, तभी कोरोना से होगी जंग पूरी, लेकिन वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह से लोग वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में भी हाल कुछ ऐसा ही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना से कई लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद यहां कई लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, जिसके बाद अब यहां वैक्सीन लगाने के लिए पोस्टर लगाया गया है। कोई वक्त की कमी बता रहा है। जब तक ऊबर वाले ने नहीं लिखी यानी मौत, मैं कोई मानने वाला नहीं। कोई भगवान पर भरोसा जता रहा है। हम तो ऊपर वाले के भरोसे हैं, अल्लाह के ऊपर हैं। कोई अजब गजब बहाने बना रहा है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी तो आदमी मर रहे हैं, ये भी तो देखो। कोई वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों से डरा है। वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे, कोई पता रास्ते में बदल हुआ है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तो महामारी से बचने के लिए लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर मारा मारी मची है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों की वजह से टीका लगवाने से बच रहे हैं। दरअसल वायरस की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन जारी है। हर रोज करीब 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इतने बड़े देश में वैक्सीनेशन की इस रफ्तार को सुस्त बताया जा रहा है। एक तरफ वैक्सीन की कमी से इसकी रफ्तार कम हुई है, तो वहीं इसे लेकर फैल रही अफवाहें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।
यूपी का अलीगढ़, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहां भी लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। इसके पीछे तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम से ऐसे हालात बन गए हैं कि शमशान घाट पर काम करने वाले लोग भी टीका लगवाने से इनकार कर रहे हैं, जबकि कोरोना का खतरा उन्हें ज्यादा है। वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर ऐसे लोग अजीबोगरीब बहानेबाजी कर रहे हैं। हमें लगवानी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना कि मैंने कई बार देखा है कि जब लगाते हैं ना वैक्सीन, लगाने के बाद में बोलते हैं कि करीबन आधा घंटा रुकेंगे। आधा घंटा रुकने के बाद ये देखेंगे कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, तो ये रीज़न है। तो उसमें अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ तो वैसे भी इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चली थी कि ऑक्सीजन की, तो साइड इफ़ेक्ट हुआ तो तुरंत इलाज होगा उसका। शमशान घाट में काम करने वाले दूसरे लोग भी वैक्सीन न लगवाने के लिए बहानेबाजी करते नजर आए। सर हम समाज सेवा पे हैं। जब तक ऊपर वाले ने नहीं लिखी हमारी मौत, हमें कोई मानने वाला नहीं है। तो कोविड की वैक्सीन लगवाना क्यों नहीं चाहते आप? सर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी दिक्कत नहीं है, हमें टाइम ही नहीं है, और फिर हम समाज सेवा कर रहे हैं। वैक्सीनेशन से बचने के लिए दूसरे लोग भी ऐसे ही दलीलें देते नजर आए। मजदूरी पर अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले सोहेल ने वैक्सीन नहीं लगवाई है और इसके लिए उन्हें बेतुकी दलील देने से भी परहेज नहीं। वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे, कोई पता रास्ते में बदल हुआ है, जैसे कोरोना पॉजिटिव आया, इंजेक्शन लगाया, शाम को ही खत्म हो गया, एंड टू एंड खत्म हो गया, कोई पता रास्ते में बदल दे कोई तो मतलब आप वैक्सीन को सही नहीं मानते हैं? नहीं। वहीं अलीगढ़ की सड़क पर फल बेचने वाले सलमान भी वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों का शिकार दिखे। हम तो ऊपर वाले के भरोसे हैं, अल्लाह के ऊपर हैं जी। अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, इससे जो भी आया है मौत जब आएगी तो आएगी। अलीगढ़ में कोरोना काल बनकर टूटा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दर्जनों फैकल्टी मेंबर्स भी इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस में महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण की अपील वाले बैनर पोस्टर लगाए हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने एक बार फिर से एएमयू एम्प्लॉइज़, स्टूडेंट्स, उनके फैमिलीज़, उनके अजीज़ व अकारिब और इन जनरल पब्लिक से अपील करी है कि एएमयू कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल हों, अपने आप को कोविड का टीका लगाएं और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और ये भी बताते चलें कि अवेयरनेस के लिए, वैक्सीनेशन अवेयरनेस के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस जैन मेडिकल कॉलेज में पोस्टर्स, बैनर लगाए गए हैं। जानकारों की माने तो वैक्सीन ही कोरोना से बचने वाला रक्षा कवच है। देश में वैक्सीनेशन के बाद कोई बड़ी परेशानी के केस बेहद कम आए हैं। कोवैक्सीन लगने के बाद 1000 लोगों में 4, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद 1000 लोगों में 3 लोगों को फिर से कोरोना होने का खतरा रहता है। ऐसे में डरे नहीं, अफवाहों में नहीं फंसे, टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा करें। अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के कानपुर के एक पुराने मंदिर के चबूतरे पर चल रहे बिरयानी की दुकान पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पूजा स्थान पर कैसे बिरयानी की दुकान खुली। वर्दी में पुलिस के जवान और साथ में मेयर साहिबा का पूरा लाव लश्कर। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं। मेयर प्रमिला पांडे शहर के बजरिया इलाके में बेकनगंज में थी। यह पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है और यहाँ प्राचीन मंदिर की खोजबीन में पूरी टीम लगी हुई है। एक पुराने मंदिर के दरवाजे पर ताला जड़ा था। बड़ी मशक्कत से दरवाजा खोला गया। जब दरवाजा खुला तो अंदर कूड़े का अंबार था। इतना ही नहीं, एक पुराने मंदिर के अवशेष के चबूतरे पर बिरयानी बिकती मिली। मेयर ने मौके पर
एएसपी को बुलाकर मंदिर को कब्जा मुक्त कराने और बिरयानी की दुकान हटाने का निर्देश दिया। पुलिस ने भी कार्रवाई करने में देर नहीं की। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मौके से बर्तन और सामानों को जब्त कर लिया। थाना बजरिया के मोहल्ला बेकनगंज में सुनार वाली गली में एक प्राचीन शिव मंदिर के चबूतरे पर मांसाहार बिरयानी बेचने के संबंध में एक अभियोग थाना बजरिया पर पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 3 लोगों को नामजद करवाया गया है। मौके पर पड़े हुए बर्तन हटवा दिए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। पुलिस भी मान रही है कि पूजा स्थान पर बिरयानी की दुकान चल रही थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पूजा के स्थान पर कैसे बिरयानी की दुकान खुली, और अब पुलिस को इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढना है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।